यूसीसी पर घमासान जारी है। सरकार के खिलाफ कुछ विपक्षी दल तो मौलाना और मौलवी खड़े हैं, लेकिन आज तक किसी ने वो नहीं किया जो आज एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने किया। आखिर क्या किया ओवैसी ने, इस रिपोर्ट में देखिए। बीजेपी यूसीसी के नाम पर इस मुल्क के प्लुरलिज्म और सेकुलरिज्म को कमजोर करना चाहती है। हम तमाम से कह रहे हैं, बशमूल बीआरएस की हुकूमत से, याद रखो फिरका परस्ती का ये नाग सांप अपना सर उठा रहा है। अगर तुम इस नाग सांप का मुकाबला नहीं करोगे तो फिर नुकसान तुम्हारा होगा। अगर आपका कस्टम है तो फिर मेरा भी कस्टम है, याद रखिए आप। तो इसीलिए हम तमाम को और खास तौर से हमारे हिंदू भाई बहनों को समझना पड़ेगा कि आपका कितना बड़ा नुकसान होने जा रहा है। आप किस चीज से महरूम हो जाएंगे। अगर खिलाफ हैं होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। राहत इंदौरी की ये पंक्ति असदुद्दीन ओवैसी ने कही तो यूसीसी पर एक नई बहस छिड़ गई। एआईएमआईएम चीफ लगातार यूसीसी के विरोध में मुखर हैं। कभी मुस्लिमों को तो कभी हिंदुओं को इसके फायदे और नुकसान की कहानी बता रहे हैं। लेकिन शुक्रवार को ओवैसी जब मीडिया से रूबरू हुए तो तेवर तल्ख और मिजाज शायराना दिखा। लगेगी आग तो आएंगे सब घर इज्जत में, यहां हमारा मकान थोड़ी है। ओवैसी भाईजान कानून की किताब खंगालते रहे, 21वें विधि आयोग की दलील देते रहे, यूसीसी पर कानून की पेचीदगियां बताते रहे, रिटायर्ड जस्टिस गौड़ा की बात करते रहे। रिटायर्ड जस्टिस वी गोपाला गौड़ा का एक लीगल ओपिनियन जो हम उनसे पूछे 5 क्वेश्चन के ऊपर, वो भी हम उसमें देंगे। और तीसरा हम उसमें एक पोजीशन पेपर में जो 2016 में 21st लॉ कमीशन को दिया था, वो तीनों हम लोग लॉ कमीशन को आज भिजा चुके हैं। असदुद्दीन ओवैसी के अंदर का वकील जब शांत हुआ तो भाईजान का सियासी चेहरा सामने आया। बीजेपी पर भड़के और सियासी फायदे के लिए यूसीसी का राग छेड़ने का आरोप मढ़ दिया। ओवैसी ने केंद्र सरकार की इस कोशिश को पॉलिटिकल एक्सरसाइज बता डाला और कहा कि ऐसा इसलिए ताकि लोकसभा चुनाव से पहले जनता का ध्यान महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, चीन जैसे मुद्दों से हट जाए। माने क्लॉकवर्क की तरह हर जनरल इलेक्शन से 5-6 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी इस इशू को उठाती है यूसीसी को, और मकसद एक ही है कि एटमॉस्फेयर को विशिएट करना। ओवैसी ने 22वें लॉ कमीशन पर भी निशाना साधा, पूछ लिया कि बिना ड्राफ्ट यूसीसी पर लोगों से सलाह मांग ली। ये नहीं बताते कि आखिर यूसीसी क्या है तो लोग सलाह क्या देंगे। यूसीसी पर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के बयान पर एआईएमआईएम प्रमुख ने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि एक राज्यपाल के रूप में उन्हें सरकार की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। राज्यपाल पद से इस्तीफा देना चाहिए और आधिकारिक तौर पर बीजेपी में शामिल हो जाना चाहिए। आप गवर्नर रह के ये सब आप बातें, आपको अगर गवर्नमेंट का स्टैंड सपोर्ट करना है प्राइम मिनिस्टर का, तो आप रिजाइन कर दो गवर्नरशिप से, आप बीजेपी के मेंबर बन जाइए और बोलिए सब बातें। लेकिन सवाल है कि ओवैसी को एक विधान, एक संविधान, एक कानून से क्यों परहेज है? क्या बुराई है? अगर देश में शादी, विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेने के नियम और संपत्ति का अधिकार समान हो, या फिर ये वो मसला है जिस पर अभी लोगों को और समझने की जरूरत है या फिर बारीकी से समझाने की जरूरत है? आई एम नॉट एट्रीब्यूटिंग मोटिव्स टू यू। You are protected under customs as a Hindu to do what you want to do. That is what I am saying. आपको प्रोटेक्शन है कस्टम का। मैं ये बोल रहा हूं कि मैं आपको 1-2 दिन में एक चार्ट बना के आप सबको देता हूं कि मुस्लिम महिलाओं को कितने प्रॉपर्टी के शेयर्स मिलते। सबसे ज्यादा शेयर मिलता मुस्लिम महिलाओं को, 10 जगहों से मिलता, 10 जगहों से मिलता। ये आप एक एग्जाम्पल दे रहे, अरे उसका क्या वजह है आपको बता रहा हूं मैं, उसकी वजह क्या है आपको बता दूंगा मैं। मैं अनफॉर्चुनेटली मैं देर हो गई मेरे को रात में, मैं आपको कल ही देता हूं मना कि आज शाम तक देता हूं, आप देख लो, देख के फिर आप क्योंकि आपके सर्वे में आप करे वो सब चीज़ें हो नहीं, ठीक है नहीं ठीक, वो आपको 10 जगहों से मुस्लिम महिलाओं को प्रॉपर्टी का शेयर मिलता, उसमें है चीजें ये।
इतना ही नहीं, ओवैसी ने उत्तराखंड की कमेटी की ओर से बनाए गए यूसीसी ड्राफ्ट को संविधान के आर्टिकल 44 का सीधा उल्लंघन बताया और बताया कि कोर्ट में उत्तराखंड का कानून 1 मिनट नहीं टिक पाएगा। जस्टिस वी गोपाला गौड़ा साहब का ओपिनियन का लास्ट लाइन पढ़ रहा हूं। Therefore, I am of the view that the Uttarakhand state government enacting the statutory enactment of UCC is not sustainable in law. आप यूसीसी नहीं बना रहे उत्तराखंड में, आप सिर्फ पर्सनल लॉज को जो कंकरेंट लिस्ट में उसका अमेंड कर रहे हैं आप। तो क्या वाकई में यूसीसी देश में दो विचारधारा हैं? क्योंकि 21वें विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि इस वक्त देश में यूसीसी की जरूरत नहीं है। तो फिर यहाँ यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या यह वास्तव में एक सियासी एजेंडा है, जैसा कि ओवैसी दावा कर रहे हैं, या फिर सरकार देश के हित में यूसीसी को लेकर आगे बढ़ रही है? भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? ऐसे में अब इतना तो तय है कि जिस तरीके से पिछले दिनों यूसीसी को लेकर सरकार ने मंथन किया, उससे लगता है कि इस बार मॉनसून सत्र में अगर यूसीसी विधेयक संसद के पटल पर दिखाई दिया तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। पीएम मोदी अक्सर पसमानदा मुसलमानों का जिक्र करते हैं। कहते हैं कि उनके ही धर्म के एक वर्ग ने उनका शोषण किया है, उन्हें बराबरी का दर्जा नहीं दिया। अब बीजेपी पसमानदा स्नेह सम्मान यात्रा निकालने जा रही है। सवाल है कि आखिर कौन है पसमानदा और बीजेपी के एजेंडे में पसमानदा इतना अहम कैसे हो गया है? आपको यह रिपोर्ट जरूर देखना चाहिए। वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने हमारे जो पसमानदा मुसलमान भाई बहन हैं, उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है। भोपाल से पीएम मोदी ने लोकसभा पहुंचने का मंत्र दिया, जिसके सहारे बीजेपी अपने सियासी समीकरण साधने में जुटी हुई है। तभी तो बहुसंख्यक पसमानदा मुस्लिमों के बीच कलाम को आदर्श के रूप में स्थापित करने के लिए बीजेपी मुहिम शुरू करने जा रही है। दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि यानी 27 जुलाई से लेकर उनके जन्म दिवस यानी 15 अक्टूबर तक बीजेपी पूरे देश में सम्मान से उत्थान के लिए स्लोगन के साथ पसमानदा स्नेह सम्मान यात्रा निकालेगी। ये फैसला बीजेपी मुख्यालय में हुई बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की बैठक में लिया गया। मुस्लिमों के अलावा बाकी अल्पसंख्यकों के बीच भी बीजेपी की ये यात्रा पहुंचेगी। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के आंकड़ों के मुताबिक असम की 7, बिहार की 4, दिल्ली की 2, हरियाणा की 2, जम्मू कश्मीर की 5, केरल की 8, लद्दाख की 1, महाराष्ट्र की 2, मध्य प्रदेश की 3, तेलंगाना की 2, तमिलनाडु की 1, उत्तर प्रदेश की 13 और पश्चिम बंगाल की 13 सीटों पर मुस्लिमों की आबादी 32 से लेकर 98% तक है। इन मुस्लिमों में भी पसमानदा मुसलमानों की आबादी लगभग 80% है। वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने हमारे जो पसमानदा मुसलमान भाई बहन हैं, उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है। वो तो तबाह हो गए, उनको कोई फायदा नहीं मिला है। वे कष्ट में गुजारा करते हैं, उनकी आवाज सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। उनके ही धर्म के एक वर्ग ने पसमानदा मुसलमानों का इतना शोषण किया है, लेकिन इसके ऊपर कभी देश में चर्चा नहीं हुई। जो पसमानदा मुसलमान है, उन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिलता। उन्हें नीचा और अछूत समझा जाता है।
इसी समाज में मैं मुसलमान समाज की बात कर रहा हूं। दरअसल पीएम मोदी का निशाना सीधे 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बड़ा वोट बैंक हासिल करने का है, जो सीधे तौर पर पसमानदा मुसलमानों का है। पसमानदा मुस्लिम दलित और बैकवर्ड मुस्लिम माने जाते हैं। पसमानदा समुदाय काफी समय से सरकारी नौकरियों में कोटा मांगता रहा है। कई राज्य सरकारों ने पसमानदा यानी गरीब मुसलमानों को कोटा भी दिया है। कुल वोट में मुस्लिम 15% माने जाते हैं। अगर 10वां हिस्सा भी बीजेपी को वोट देता है तो यह कुल वोट का 1.5% होगा। पार्टी के कई उम्मीदवार कुछ चुनाव में 1% से भी कम मार्जिन से हार जाते हैं। आंकड़ों के हिसाब से यह वोट बैंक लोकसभा की 100 से ज्यादा सीटों पर अपना प्रभाव रखता है। जनसंख्या के आधार पर देखें तो असम और बंगाल में मुस्लिम जनसंख्या 25 से 30% है। बिहार में करीब 17%, यूपी में करीब 20%, दिल्ली में भी 10 से 12%, महाराष्ट्र में करीब 12% और केरल में 30% संख्या मुस्लिम समुदाय की है। साफ है कि बीजेपी मुस्लिम समुदाय के उस वर्ग पर फोकस करने की कोशिश कर रही है जो आमतौर पर विपक्षी दलों का वोट बैंक है। बीजेपी ने यूपी में दूसरी बार सत्ता में आने के बाद पसमानदा मुसलमान दानिश अंसारी को जगह देकर इसके संकेत भी दिए। यही नहीं, इसके बाद मोदी कैबिनेट के बड़े मुस्लिम चेहरे मंत्रिमंडल से गायब हो गए और उन्हें दोबारा राज्यसभा नहीं भेजा गया। यूपी बिहार के विधानसभा चुनाव में सोशल एक्सपेरिमेंट के जरिए जिस तरह से बीजेपी ने गैर यादव ओबीसी और गैर जाटव दलितों के बीच घुसपैठ की थी, उसी के तहत एक कोशिश यहां भी बीजेपी करती दिख रही है। इसे इस तरह से भी देखा जा सकता है कि जैसे योगी सरकार से मिले लाभों की वजह से देवबंद जैसी सीटों पर भी कुछ मुस्लिम वोट बीजेपी को मिले। बीजेपी की पूरी कोशिश है कि समुदाय के एक बड़े हिस्से का वोट बैंक हासिल किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।